लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस की क्या जरूरत? अगर आप भी कुछ ऐसे ही सोचते हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग में यूज करते हो, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक बार को ठीक भी है, पर काफी ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग में फॉलो भी कर लेते हैं। स्टॉप लॉस अगर उनका हिट हो जाता है तो एग्जिट भी कर लेते हैं। पर सेम इन्वेस्टर्स के केस में नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, तो स्टॉप लॉस का प्राइस अगर आ भी जाता है तो उनको लगता है कि कल को जाकर तो वो रिकवर हो ही जाएगा, तो क्यों फालतू में लॉस बुक करना। इन सारी चीजों की वजह से काफी सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो आज भी कचरा स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसा ही एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। 2018 में अगर आपने यस बैंक बाय किया होता, वो भी 400 के प्राइस पर, और अगर आप ये मानकर चलते कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मैं उसे होल्ड करते रहूंगा, तो आज भी शायद आप 400 के प्राइस का वेट ही कर रहे होंगे। तो इससे अगर आपको बचना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम स्टॉप लॉस कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि मैं पर्सनली कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस को अप्रोच करता हूं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे आपको स्टॉप लॉसेस को चेंज या मॉडिफाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काम कैसे करती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टोटली फंडामेंटल्स के ऊपर काम करती है। पर यह बात अलग है कि अगर आपने चार्ट्स पर देखकर कोई एंट्री बनाई है तो उस केस में आपको चार्ट्स पर ही स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और अगर आपका वो प्राइस आ जाता है स्टॉप लॉस का तो आपको जरूर उस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करके। पर अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्ट किया है, जिसे हम मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में करते हैं, तो उस केस में फिर आप चार्ट्स के हिसाब से स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो फिर एग्जैक्टली करना क्या है? तो उससे पहले मैं आपको दो एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। तो उसके लिए हम चार्ट पर चलते हैं। तो मैं एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं। तो लॉगिन मैंने कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मैंने ओपन किया है यस बैंक का चार्ट। तो मैंने जैसे आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि 2018 में ये मंथली चार्ट ओपन करके रखा है मैंने। तो 2018 में यहां पर कहीं उसने टॉप बनाया था, और उसके बाद आप देख सकते हो यस बैंक आज के डेट में भी लगभग लगभग 93% के आसपास डाउन है। अब अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सोच के बैठा रहता कि कल को जाकर कुछ ना कुछ हो जाएगा और मेरा स्टॉक जो है वो रिकवर हो जाएगा, बल्कि अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया होता तो वह एटलीस्ट 50% अपना कैपिटल तो सेव कर लेता। पर ये 50% नंबर आप कैसे सोचे? क्या फिर हर स्टॉक में जो हम एंट्री ले रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, क्या वो 50% गिर जाता है? तो क्या उस केस में हमें निकल जाना चाहिए? ये सवाल भी आना आपका जायज़ है। तो और एक एग्जांपल हम देखेंगे। उसके लिए मैं टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन करूंगा। अब टाटा मोटर्स को अगर आप देखोगे लगभग 2016 में, तो 600 के आसपास ये गया था, और वहां से फिर वो लगभग लगभग 60 रुपीज पर आ गया था। अब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता और उसने स्टॉप लॉस लगाया होता कुछ 20-30% पे, तो वो कहीं 400 या 500 के भाव के आसपास निकल जाता। पर क्या उसको ये रैली का मजा लेने के लिए मिलता, या ये रैली वो कैप्चर कर पाता? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बाद में हिम्मत ही नहीं होती। वो सोचता कि नहीं यार, ऑलरेडी एक बार स्टॉप लॉस जा चुका है, फिर वो एंट्री का लेता, उसको हर बार वो डर सताता और उसकी ये रैली मिस आउट हो जाती। पर यहां पर एक बेसिक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। यस बैंक जब गिरा था तब उसमें फंडामेंटली चीजें खराब हो रही थी। ऑब्वियसली आप वो चीज तुरंत नहीं पकड़ सकते, शायद आपको 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट स्टडी करने पड़े, फंडामेंटल स्टडी करना पड़े। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि फंडामेंटल्स कंटिन्यूअसली खराब हो रहे हैं और आपका उसके पास ध्यान ही नहीं है। अगर आप मॉनिटर नहीं कर सकते तो फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते। आप जो भी कंपनी में पोजीशन ले रहे हो, आपको कंटिन्यूअसली उसे ट्रैक करना ही चाहिए। अभी सेम चीज अगर आप टाटा मोटर्स में करते तो आपको यह समझ आता कि कंपनी में फंडामेंटल्स में इतना कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, पर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। क्यों? क्योंकि 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था। तो जब कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट के साथ गिरता है और फंडामेंटल्स अभी भी कंपनी के अच्छे हैं, कंपनी के सेल्स ग्रोथ हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो भी अच्छे खासे हैं, मैनेजमेंट बुलिश है, मैनेजमेंट एक्सपांशन की ओर जा रही है, तो ऐसे केस में अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है या गिर रहा है तो आप उस स्टॉक में जरूर बने रह सकते हो। क्यों? क्योंकि कल को जाकर जब रिजल्ट आएगा स्टॉक चलने ही वाला है। तो फिर ऐसे केसेस में आप परसेंटेज बेस पे या चार्ट को देखकर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अब और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कल्याण ज्वेलर्स का। तो ये स्टॉक को मैं लगभग 2.5-3 साल से ट्रैक कर रहा हूं। इसका मैं जो टाइम फ्रेम है वो वीकली कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये स्टॉक की बाइंग प्राइस मेरी कुछ लगभग लगभग अभी 400 के आसपास है। मैंने ये स्टॉक लगभग लगभग 300 रुपीज से बाइंग करना शुरू किया था।
अब मैंने 300 से बाई करना शुरू किया था तो वो 800 तक भी गया। पर अगर आप देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन आ गया था। अब ये 50% का जब करेक्शन आया तो मेरे पास दो सवाल थे। एक कि इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट क्यों किया था। उसका आंसर था कि इस कंपनी में मुझे ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, जितना गाइडेंस दे रही है उस हिसाब से ग्रो भी कर रही है। पर चार्ट तो मुझे कुछ और ही बता रहा था क्योंकि कंटिन्यूस फॉल आ रहा था। तो इसका कारण ये था कि यहाँ पर एक आईटी रेड के कंसर्न के कारण, जो मोतीलाल ओसवाल की जो भी फ्रंट रनिंग का केस था, उस वजह से यहाँ पर ये स्टॉक में फॉल आया था। अब ये पर्टिकुलरली न्यूज बेस्ड था, टेम्पररी फॉल था। कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ भी चेंज हुए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते, आप देख सकते हो 300 का स्टॉक 800 हो गया था और फिर से लगभग 400 रुपए आ गया था। तो मतलब मैंने मेरा पैसा डबल से भी ज्यादा होते हुए देखा और उसके बाद वो फिर से 400 पे आकर मतलब वापस मेरे गेन्स पूरे वाइप आउट हो गए। फिर भी मैं अभी भी इस स्टॉक में बना हुआ हूं, पर कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं दोस्तों। आप आपके हिसाब से आपकी स्टडी करना और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। तो अभी भी मुझे इस कंपनी में कोई खराबी नहीं दिखती है, इसलिए मैं अभी भी इसमें बना हूं, भले ही 50% इस स्टॉक ने करेक्शन दे दिया था। अब इसी जगह पर अगर कोई दूसरी कंपनी होती जहां पर मेरा बाइंग प्राइस 300 है और वो स्टॉक 900 तक जा चुका है, पर स्टॉक 800 आ चुका है और मुझे दिख रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, तो मैं 400 का वेट बिल्कुल भी नहीं करता, मैं 800 पर ही उससे बाहर निकल जाता। अब और एक रूल मैं फॉलो करता हूं कि मुझे लग रहा है कि जो इंडस्ट्री है वो ऑल टुगेदर सफर कर सकती है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अगर स्टॉक मेरे पास है तो उस केस में मैं ये ट्राई करता हूं कि अगर स्टॉक ज्यादा करेक्ट कर गया है, मतलब मोस्टली 40-50% कर गया है और मार्केट अभी भी बुलिश है, पर ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सफर कर सकती है आने वाले टाइम में, तो उस केस में भी मैं लॉस बुक कर लेता हूं और अपना कैपिटल किसी और स्टॉक में रोटेट कर देता हूं। अब ये जो फिलोसॉफीज या ये जो प्रिंसिपल्स है दोस्तों, ये आपको आपके हिसाब से खुद बनाने पड़ेंगे। हाँ, आप मैंने जो चीजें बताई उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर जो चीज आपके लिए काम करेगी, जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो, जिस हिसाब से आप बिजनेस ट्रैक करते हो, उस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। पर आपको हमेशा एक थंब रूल ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज प्राइस 40-50% करेक्ट कर चुका है, दैट डजंट मीन कि आपको वो स्टॉक सेल करना है। जब तक फंडामेंटल्स इंटैक्ट है आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट गोल ही यह है कि आप फंडामेंटल्स पे बेट कर रहे हो, ना कि स्टॉक के प्राइस पर। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, इनके आप इंटरव्यूज देखोगे तो वो लोग आपको यही देखते हुए बोलेंगे कि उन्होंने उनकी 50-60% वेल्थ मार्केट क्रैशेस में वाइप आउट होते हुए देखी है। पर क्या उन्होंने उनके स्टॉक सेल किए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कन्विक्शन था उनके स्टॉक्स पर, उनके कंपनीज पर, और वो फंडामेंटल्स पर बेट कर रहे थे, ना कि सिर्फ प्राइस पर। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा पैसे उन्होंने बनाया। और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है कि स्टॉक जहां पर मैंने लिया था वहां से डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, फिर से आधा हुआ और आज 5 से 6 गुना पर बैठा है। तो ये अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स कैप्चर करने हैं तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा, कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं होगा आपने जिसमें भी इन्वेस्ट की है तो आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। तो ये मिसकंसेप्शन रखना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती, ये पूरी तरीके से सही तो नहीं है। जब आपको दिख जाए कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज 20%, 30%। वो मार्केट अगर करेक्ट होता है तो 20-30% स्टॉक को गिरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको भी पता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इनकेस कोई डाउट भी आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।